हेलो एवरीवन, हाँ जी, कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड में पूछा गया वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इसको आप बउआ वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। जो इतना आसान सा सवाल है, आपको मैं बताऊं तो आप हैरत करोगे कि लगभग 50% जो क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम बउआ टाइप का, बउआ वाला प्रश्न, मतलब देखते ही आंसर टिक लगाओगे तुम लोग, है ना। इसके बावजूद भी अगर आप में कुछ कमजोरी है तो भाई आपको बहुत ही बउआ बनना पड़ेगा। तो चलिए आज बउआ बन के सारा सवाल को हल करते हैं। इसमें एकदम हल्का हल्का सवाल, एकदम हल्का 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 सवाल है। ओके, तो लिटरली यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 100+ क्वेश्चन है, तो पूरा सवाल को हल करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके घंटा वाला बटन को दबा दीजिएगा। सबसे पहले सवाल आपके सामने हाजिर है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यंक क्या होगा। जैसे ही शून्यंक बोले मतलब क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आपको 0 कर देना है, ठीक है ना। अब बोलो क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर दिए तो ये -3 जाके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और स्क्वायर जाके क्या बन जाता है, ओवर रूट बन जाता है प्लस माइनस में। यानी कि √3 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। यहाँ पे दिया हो गया द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ओके, तो उसके शून्यंक अगर बोलते हैं ए और बी है, जैसे बोलते हैं ना अल्फा और बीटा दो शून्यंक होता है, उसी यहाँ पे शून्यंक अल्फा बीटा दिया हुआ, मान लो ए और बी दिया हो, तो बोलता है कि ए गुना बी क्या होगा, ए गुना बी क्या होगा। जैसे अल्फा गुना बीटा फॉर्मूला क्या होता है, C/A, ये फॉर्मूला होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, एकदम आना है। अल्फा बीटा, ए बी जहाँ पे अल्फा बीटा दे सकता है, ठीक है ना, तो बोलेगा अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा बीटा जहाँ पे ए बी लिख दिया, तो फॉर्मूला C/A। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे वो ए कहलाएगा, और एक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी कहलाएगा, और ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी कितना है, 5 है, और ए कितना है, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, 1 से तो होता ही है, तो 1 यानी कि कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलिए आगे देखिए सवाल। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आपको मैं बताऊं, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है, एकदम अनंत परिमेय संख्या है। ओके, आगे किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। हम जो बारंबारता में जो बहुलक ज्ञात करते हैं क्या होता है, अधिकतम बार बारंबारता का मान, यानी कि जो बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी जिसका आया होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ओके, आगे सवाल है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज की जो है सभी भुजाएं एक वृत्त को क्या करें, स्पर्श करें, एक वृत्त को स्पर्श करें। देखिए यहाँ पे छुएगा, ठीक है ना, एक वृत्त को स्पर्श करेगा, तो इस चतुर्भुज को हम क्या बोल सकते हैं, इस चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, है ना जी। जब समांतर चतुर्भुज की एक भुजाएं, सभी भुजाएं जो वृत्त को अगर स्पर्श करेगा, टच करेगा, तो उनको हम समचतुर्भुज भुजा भी समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। ओके, है ना, बहुत इजी सवाल। तो ये सब सवाल एकदम कंफर्म है कि मूल बिंदु से डिस्टेंस फॉर्मूला पूछेगा तो पूछेगा। हाँ, यहाँ पे डिजिट चेंज रह सकता है, ये बड़ी बात है ना, ये मतलब यहाँ पे डिजिट चेंज रह सकता है, कोई हर्जी वाला बात नहीं है, चेंज रह सकता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये शुरू वाला एक्स है ये वाला वाई है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो गया राइट आंसर। आगे सवाल देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना मतलब एकदम कंफर्म है, सर्टेनली है कि घटना होएगी तो होएगी। जैसे अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो कंफर्म है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दोनों में से तो कोई ना कोई तो आना ही आना है। तो इस निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद कर लीजिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। आगे बढ़ते देखिए, त्रिकोणमिति में जो टेबल वाला फॉर्मूला है उससे तो एकदम कंफर्म है, 2-3 सवाल कंफर्म है, इसलिए याद कर लीजिए। 1/√3 किसका वैल्यू होता है। अब आपको पता है 1/√3 tan 30 डिग्री होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे जो पाई लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे पाई को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो पाई बराबर होता है 180 रेडियन यहाँ पे, ठीक है ना, और बटे 6, तो 6 तिया 18, देखिए tan 30 डिग्री। अगर सबको tan बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पे तो खैर एक ही पीस tan था, तो यहाँ पे 1/√3। ओके, देखिए क्या बोलता है एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। अगर एक रैखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है 2x
है ना, +5। एक रैखिक समीकरण है तो उस पर केवल एक ही घात होगा। दो रैखिक समीकरण में दो घात होता है, एक रैखिक समीकरण में एक घात होता है। आगे सवाल देखिए, tan π/2 का वैल्यू क्या होगा? आपको बताया ना, टेबल फॉर्मूला याद करना है। tan पाई जहाँ पे क्या लिखेंगे 180/2 यानी कि 90, तो क्या हो गया tan 90 डिग्री, और tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित। तो अगर ये भी सवाल आपने याद नहीं किया तो फिर काहे को मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो भाई, है ना? तो मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो तो ये तो बउआ तरह सवाल जो पहले आएगा तो सबसे पहले इसको हल कर देना हंसते हंसते। ओके, ये सवाल देखिए कंफर्म है कि क्वाड्रेंट वाला सवाल आएगा, किस चतुर्थांश में, एकदम कंफर्म है, एक सवाल कंफर्म एकदम आना ही आना है। इसको बोलते हैं बउआ वाला सवाल। कैसे करना है? ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब ये जो 4 - 3 दिख रहा, हमको 4 3 नहीं देखना, बल्कि 4 क्या है, 4 प्लस में कि माइनस में, तो 4 है प्लस में, और 3 क्या है माइनस में। तो देखिए प्लस माइनस किस में आता है, प्लस माइनस। देखिए चौथा हमारा ना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, अगर बोल देगा 4 4 तो देखिए दोनों प्लस में हो गया, तो ये हमारा प्रथम हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब देखिए आगे सवाल बोलता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है? वृत्त के अगर केंद्र पर कोण बनता है तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। और अगर आपसे पूछ ले कभी अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, शायद ये सवाल आ सकता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो है 90 डिग्री होता है और वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री होता है। नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू। क्या बोलता है, बहुलक। देखिए अभी मैंने बताया था बहुलक कैसे निकालते हैं ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ यार, सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा, 5 5, देख रहे 4 बार आ रहा है, यही हमारा क्या है, बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बोलते हैं, एक सिक्का को उछालेंगे तो एक चित आने की क्या प्रायिकता है? सिक्का को अगर उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि चित या पट, है ना, चित आएगा या पट आएगा। तो बोलता चित आने की क्या प्रायिकता। देखिए हेड मतलब क्या होता है, चित होता है, तो चित आने की क्या प्रायिकता। चित तो एक ही बार आ सकता है ना, एक बार टेल आ सकता है 1, और टोटल कितना घटना है, 2 घटनाएं घट सकती है, एक घटना ये, एक घटना। अगर एक सिक्का को उछालता है तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, यही 2 घटनाएं घट सकती है। लेकिन बोला चित आने की प्रायिकता, तो 1, चित तो एक ही बार आ सकता है, और टोटल घटना कितना, 2, 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो नेक्स्ट बोलिए, देखिए क्या बोलता है, सार में अंतर, कॉमन डिफरेंस, ये सवाल ही पूछा जाता है। सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैंने अपना मन से कुछ भी नहीं किया, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो सोच सकते हैं ये सब सवाल भी आता है एग्जाम में, ये सब आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है ना। सार में अंतर कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंस करते हैं, ओके, इसका घटाते हैं, इसको आपस में घटाइएगा तो निकलेगा, किसी एक को भी घटा लो, क्योंकि ये ना समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो 10 में से 4 घटाइएगा कितना आएगा, 6 आएगा। सबको घटाएगा देखिए 6 आएगा, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28 है ना, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आ जाएगा। आगे देखिए 1/√3 किसके बराबर है, आपको पता है 1/√3 जो है tan 30 डिग्री के बराबर होता है जी। नहीं, किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है। आगे देखिए सवाल बोलता है, देखिए सवाल आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। मैंने अभी बताया है कि x² का जो मल्टीप्लाई होगा वो a कहलाएगा, और इसका मल्टीप्लाई b कहलाएगा, इसका मल्टीप्लाई c कहलाएगा। तो बोलो तो b कितना है यहाँ पे, b की तरफ पे क्या है, x किससे गुना हो रहा, 1 से गुना हो रहा, -1 से गुना हो रहा, तो -1, और a किससे गुना हो रहा, x², a कितना है, 1 है, 1, तो माइनस प्लस 1/1 बोले तो 1, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा बोलता तो c/a, तो c का वैल्यू कितना, 4/1, हमारा आंसर 4 होता फिर, अगर अल्फा इंटू बीटा बोलता तब। लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोला गया। देखिए क्या बोलता है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ त्रिज्या का अनुपात निकाला। ये भी बउआ वाला ही सवाल समझो, एकदम आसान है। अगर क्षेत्रफल दे दिया, अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दे और आपसे त्रिज्या पूछ ले, है ना, या व्यास पूछ ले, या परिधि पूछ ले, तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल अगर देगा तो इसका वर्गमूल कर देना है जी, इसका क्या करना, वर्गमूल करना। इस तरह के सवाल एकदम कंफर्म है कि आएगा, है ना। तो आप यहाँ पर डिजिट चेंज रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, डिजिट जो है चेंज रह सकता है जी, है ना। तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल यहाँ पे बोलता है, देखिए कोई घटना घटने और घटना नहीं घटने का मान क्या होता है। घटना घटने और घटना नहीं घटने का मान होता है 1 के बराबर, फॉर्मूला ही होता है जी PE, मैंने घटना घटने, और P' E घटना नहीं घटने का वैल्यू 1 होता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और आपको मैं सॉरी क्षेत्रफल लिखा हुआ क्षेत्रफल है ना, और आपको मैं आपको एक बात बता दूं, जो फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से सवाल भी पूछा जाता है 2-3 सवाल, तो फॉर्मूला को भी याद कर लेना आप लोग को। थीटा वाले कोण त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको देखने को मिल रहा है जी। ओके, चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है। देखिए विवेचक, एकदम मजेदार वाला सवाल, विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनांट सवाल पूछेगा, मतलब डी का वैल्यू निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोला था, अभी ए बोले ना, एक्स स्क्वायर का जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए कहलाएगा, और एक्स से जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी कहलाएगा, और ये सी कहलाएगा। अब बैठा दो वैल्यू यहाँ पे, b का वैल्यू कितना है जी, -4 है ना, तो -4 का स्क्वायर -4, और a का वैल्यू कितना 2 है, और c का वैल्यू कितना 3 है, तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 8 24, घट के कितना आ गया -8। ओहो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया जी, है ना जी। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। कौन परिमेय है भाई साहब, परिमेय और अपरिमेय, एक सवाल क्या 2-3 सवाल देखने को मिलता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में तो खैर क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, है ना, 100 में से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसका रूट निकल जाए समझो वो परिमेय। ये पाई को बोलेंगे अपरिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, इसका रूट निकलेगा नहीं निकलेगा ना। हाँ देखो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा परिमेय संख्या। ओके, चलिए आगे सवाल देखिए, बोलता है एपी के प्रथम पद ए है, सार्वयंत्र डी है, तो एनवा पद क्या होगा भाई साहब, फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, तो बस इसको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। a + n - 1 × d, ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है जी, यही तो होता है जी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है, कितना हल्का सवाल है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, आपको लग रहा ना बड़ा, यहाँ पे एक्चुअली बड़ा क्यों दिख रहा ना, क्योंकि क्वेश्चन भी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया गया, इसीलिए आपको बड़ा बड़ा दिख रहा। देखिए किसी वृत्त, एक वृत्त है एकदम बाहर, किसी वृत्त पर बाहर से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कितनी, किसी वृत्त के बाहर बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मेरी बात को याद करेंगे, नोट करेंगे, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाहर से, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर ई वाला 8 है तो ई वाला भी 8 ही होगा। इसका नाम पी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। क्या बोलता है, अगर पी ए पी बी खींचे ने, पी ए अगर 8 है तो पी बी कितना होगा, पी बी भी 8 होगा। अगर बोलेगा ई 4 है तो ये भी 4 होगा, ई 10 है तो ये भी 10, जो मतलब ऊपर वाला वही नीचे वाला। क्लियर है। देखिए मूलों का योग, अब पता है आपको अभी पढ़ा ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ना लिख करके लिख दिया मूलों का योग। भाई साहब ये है सवाल, क्या होता है -b/a। b का वैल्यू कितना है जी, देखिए 2 है तो -2 लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में -2 है, और a कितना 1 है यानी कि -2। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकदम चुटकियों में बनाओगे, चुटकियों में। चरों के आरोही या अवरोही क्रम रखने पर बीच वाले मान को क्या कहलाएगा। हम जब अक्सर जो है आपको माध्यक बनाने के लिए जब देते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 2 6 5 3, अगर बोलेंगे इसका माध्यक निकालिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर बोलेंगे इसका माध्यक निकालिए तो कैसे करिएगा, पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम अरेंज करते हैं 2 3 4 5 6, तो जो बीच वाला जो बचेगा वही कहलाएगा, उसी को ही बोलते हैं क्या, माध्यक या माध्यिका। सेम नाम है, दोनों सेम है, माध्यक और माध्यिका। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, अभी मैंने बताया, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। अपने उंगलियों को तेज कर लीजिए आंसर देने के लिए। एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया होता है, शंकु का आयतन। भाई साहब अपने 9 क्लास में पढ़ा है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस इस पर बैठाना वैल्यू, और सबसे बड़ी बात ऑप्शन में पाई में दिया हुआ है, तो हमको 22/7 बैठाने की जरूरत भी नहीं है ना जी। r का वैल्यू कितना है 6 × 6, और h कितना है 24, तो इसको काटा पेटी कर लो, 2 8 3 8 24, तो 6 छक 36 × 8, 8 छक 48, 8 24, 24 4 28। लो भाई कितना गया 288, है ना। बहुत आसान सवाल, बहुत ही इजी सवाल यार। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने बोला ना फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है। इसको नोट कीजिएगा, फॉर्मूला एकदम फॉर्मूला बनेगा। देखिए फिर बोलता है cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, तो cos π का वैल्यू कितना लिखेंगे 180/3, यानी कि 3 छक 18, बोले तो cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। देखिए ना कितना आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर ए में।
चलिए देखिए, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, रेकरिंग देकर दे देगा और बोलेगा पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। तो पहले जितना कुछ लिखा रहेगा उतना पहले लिख देंगे, जीरो तो लिखने से कोई फायदा नहीं है ना। उसके बाद घटाएंगे किसको, पॉइंट के बाएं तरफ जो जितना भी लिखा रहेगा सबको घटा देंगे। जीरो लिखा हुआ है, जीरो घटा देंगे। उसके बाद बटा करेंगे, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग डाला हुआ रहेगा, बार डाला हुआ रहेगा, उतना बार लिखेंगे 99, मतलब 32/99। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो गया बिल्कुल सही आंसर। आगे क्या बोलता है देखिए, 2 और 2.5 के बीच कितनी कौन सी अपरिमेय संख्या है, इसमें बताना है। अपरिमेय संख्या 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा है ना जी, इसके बीच में बोल रहा। अच्छा आपको पता है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, रूट 9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है कि नहीं। अच्छा तो रूट 11 का अगर वर्गमूल निकालो तो जाहिर सी बात है कि 3 से तो ज़्यादा रहेगा। जब रूट 9 का वर्गमूल 3 आ रहा तो रूट 11 का वर्गमूल 3 से तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा रहेगा। भाई साहब हमको सवाल क्या बोला जा रहा, 2.5 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा जब रूट 9 का इतना आ रहा तो 22.5 का भी तो ज़्यादा, ये पूरा 22.5 का भी तो ज़्यादा आएगा 3 से, ये भी 3 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल नहीं आपको याद है तो रूट 4 का याद है कितना होता है 2। अब देखिए रूट 4 का 2 होता है, अब 5 का तो जाहिर सी बात 2 से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहेगा, है ना जी। ऑप्शन हमारा बी। देखिए क्या बोलता है, n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा। n एक अगर प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा, मतलब n के जगह पे हम वैल्यू बैठाते हैं। अगर n के जगह पे 1 बैठाते हैं तो देखिए 1 आता है, अगर n के जगह पे 2 बैठाते हैं तो रूट 2 आता है, अगर n के जगह पे 3 बैठाते हैं तो रूट 3 आता है, अगर n के जगह पे 4 बैठाते हैं तो 2 आता है। मतलब कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या भी बोला जा सकता है जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमेशा प्राकृतिक तो नहीं आ रहा ना, हमेशा तो अपरिमेय नहीं आ रहा, हमेशा परिमेय भी नहीं आ रहा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय कभी प्राकृतिक संख्या इसको परिमेय संख्या कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए घात, एक सवाल घात से पूछा जाता है। घात क्या है, सबसे बड़ा, ये जो समीकरण, ये जो बहुपद दिया रहेगा इसमें सबसे बड़ा पावर हमारा आंसर होगा। सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 की 2, तो भाई साहब सबसे बड़ा पावर तो 3 है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए शून्यंकों का योग और उनका गुणनफल दिया हुआ है, एकदम कंफर्म है ऐसा सवाल मिलेगा। शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है, -15। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है जी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्या करेंगे, x² लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखो कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है ना, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए अब देखो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, -15। तो जब इसको बनाते हैं तो x² माइनस 2x माइनस प्लस -15। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा, बी में आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है ना जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। कितना हल्का सवाल है, कैसा लग रहा है आपको सवाल पढ़ने में, मजा आ रहा ना, नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत, और पूरी वीडियो को देखिए, तब जाके कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। तब लगे यार अब इसको छोड़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हार्ड वाला सवाल को करना है जी। और मैं आपके सामने हार्ड वाला भी सवाल लाता हूँ, डोंट वरी यार। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। कोई वृत्त है, हो गया, इसका व्यास, ये व्यास है। अब इस व्यास के दोनों सिरा, एक सिरा ऊपर में है एक सिरा नीचे पे है। अब यहाँ पे खींच लिए क्या, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन खींच ली, और ये जो स्पर्श रेखा होंगी ये क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। समांतर मतलब ये बीच की डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा लेकिन बीच का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है वो एक वास्तविक संख्या दर्शाते हैं, क्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी उसके अंदर आ जाएगा, परिमेय संख्या भी उसके अंदर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल क्या बोलता है, देखिए शांत और अशांत, एकदम कंफर्म है सवाल आएगा, शांत कौन है अशांत कौन है। तो मैंने बताना ये है कि p/q के रूप में रहेगा सवाल, और जो q है ना, q को करेंगे फ्रैक्शन, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 2 खाली 2 ही वाला आ जाए, या तो खाली 5 5 5 वाला आ जाए, या तो 2 और 5 के रूप में आ जाए। इसके अलावा कुछ और आएगा तो अशांत होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए ये तो कभी आएगा नहीं, 2 5 में 7 है तो पक्का है कि 7 आ जाएगा, तो ये तो अशांत हो गया। ये भी क्या होगा, अशांत होगा। 13 7 91, 7 से काटते हैं अगर 91 या 221 जो है, हम 7 से काटते हैं 13 7 91 और 7 या 21। देखिए तो 300 को तोड़िएगा तो पक्का है कि 2 5 के अलावा भी 3 आएगा,
क्योंकि 300 आ गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 का जो क्यूब है ना, ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो मेरे पास क्या बच गया, 2 पर पावर 3 बचा और 5 पर पावर 3 बचा। मतलब जो भी है फैक्टर 2 और 5 के रूप में ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, एलसीएम और एचसीएफ भी सवाल पूछता है। सबसे छोटे पूर्ण वर्ग कौन है, जो तीनों से करते पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्ण वर्ग है कौन। क्या ये वर्ग है, कभी नहीं हो सकता वर्ग। क्या ये वर्ग है, ये भी वर्ग नहीं। 16 और 36 ही वर्ग है। तो 1600 जो है 16 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 20 से भी कट जाएगा पूरा पूरे, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन 3600 को जब अगर आप डिवाइड करते हो 16 से, 20 से, 24 से, तो सबसे पूरा पूरी कटेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, फिर यही सवाल मैंने दे दिया एक सवाल फिर से कि अब रेकरिंग है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रेकरिंग है, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या बोला, जितना लिखा हुआ है पहले उतना हमको लिख देना है। अब घटाना किसको है, पॉइंट के बाएं तरफ जो भी संख्या है घटा देंगे और बटा करेंगे। और कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है, 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 बार 99 करेंगे। अब देखो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 23 देखो हो गया ना, 23 20 बटे 99 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया राइट आंसर, है ना जी। 23 20 बटे सॉरी एक ही 9 है, 2 9 है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला होगा। 2 ही 9 है, यहाँ पे 3 पीस 9 लिखा हुआ है। 23 20 बटे 99 ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए क्या बोलता है, ये सवाल कंफर्म है कि कितने हल है, कितना सॉल्यूशन, एकदम कंफर्म है, एकदम नोट करके ले चल जाओ मेरे से कि कंफर्म है कितना सॉल्यूशन है, कितना हल है, कितना एकदम आएगा। तो मुझे क्या करना है, A1/A2 ज्ञात करना है। A1 को देखो, ये वाला A1 है, ये वाला B1 है, ये वाला C1 है, ये वाला A2 है, ये वाला B2 है, ये वाला C2 है, ठीक है ना। अब देखो A1/A2, तो A1 कितना है, 1 हो रहा, x से किससे मल्टीप्लाई हो रहा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, और ये वाला x जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है ना। फिर B1/B2 निकालेंगे, तो B1 कितना है, 2 है, और B2 कितना है, 12 है, यानी कि 1/6 से हो गया। भाई साहब पहले ही बार देखो बराबर नहीं ना है, A1/A2 1/2 आया और B1/B2 1/6 आया। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो पहले ही बार जब बराबर नहीं होगा तो इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। यदि इसको बनाने पे A1/A2 बराबर आ जाएगा B1/B2, कोई दूसरा सवाल रहेगा और A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाएगा, लेकिन C1/C2 जब बराबर नहीं होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन जब तीनों जब बराबर हो जाएगा तो एक से अधिक हल होगा। इस तरह का आप सवाल जानते हैं, मैंने बता दिया। कौन बहुपद नहीं है, बहुपद बताना कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद मतलब इसमें से बताना कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का क्या शर्त है, अगर x, हमको x y z को देखना है, जो चार संख्या है उसको देखना है। अगर x पर पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा, अगर x रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा, अगर x बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अब देखो ये वाला ना x से बाहर है, ये भी क्या है, ये जो है ना √3 तक है। यहाँ पे देखो बटा में है ना जी, x से बटा में आ गया, ऑप्शन सी क्या हो गया, बहुपद में हो गया। आगे देखें ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, महत्तम समापवर्तक निकालना है, एक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो देखो 6 और 12 में क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा, और x पर पावर 4 है, x पर पावर 1 है, तो x पर पावर 1 तो कॉमन हो ही जाएगा ना, और y पर 1 है, तो 6xy। देखिए क्या हो गया, कितना हल्का हल्का सवाल, कलम बिना चलाए आंसर बता सकते हैं। फिर देखो 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल बोले तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, ये 64 का वर्गमूल है। और घनमूल क्या होता है, 64 के घनमूल यहाँ पे लिख देंगे 3, तो डिवाइड करेंगे तो 64 के वर्गमूल 8 होता है और 64 के घनमूल 4 होता है, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो गया बिल्कुल सही आंसर। देखिए सवाल ऐसा सवाल, ये है बउआ वाला सवाल। कैसा लग रहा है आपको बउआ वाला सवाल पढ़ करके। √10 √15 का वैल्यू क्या होगा, हम इसको पता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा √10 को 10 और 15 से हम गुना कर सकते हैं 150, और जब 150 को तोड़ेंगे 5 5 25 25 छक 150 है ना, और 5 5 जो मिल रहा कॉमन, ये 5 1 2 को निकाल दो बाहर और अंदर आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला हो गया राइट आंसर। देखिए कटान बिंदु बोल रहा है, x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 3। कटान बिंदु जब ग्राफ में बनाओगे कहीं पे कटेगा ऐसा, तो भाई साहब पहले हम निर्देशांक पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x कितना है -2 और y कितना 3 है। कोई सवाल है ये, हाँ भाई सवाल ही है, ये पूछा गया एग्जाम में, चौंको मत। अब देखो सवाल क्या बोलता है,
यहाँ पे ना मैं बताता हूँ, यहाँ पे एलसीएम दिया हो, ठीक है ना, लासा मासा कुछ इंग्लिश में गलती है, यहाँ पे एलसीएम 36 है ना जी, एलसीएम जो है 36 है और एचसीएफ जो है 10 है, ठीक है ना। तो बोलता है ए का वैल्यू निकालिए। आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए पहली संख्या कितना होता है दिया हुआ ए और दूसरी संख्या 20, एलसीएम 36, एचसीएफ का वैल्यू कितना 10, काट दो, 2 0 0 कट गया, 2 18 दूना 36 कट गया। देखो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना हल्का सवाल था। आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए कौन सा वैल्यू होता है जो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो हंस हंस के बोलेगा सर जी ये सवाल तो हम पढ़े हैं, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री। तो 45 डिग्री के वैल्यू जो होता है, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी वैल्यू 1/√2 होता है। चलिए अब देखिए ये सवाल होता है, कौन सा सवाल सही है। प्रायिकता कौन होता है। देखो क्या प्रायिकता जो है, प्रायिकता पहले होने की शर्त देखिए, प्रायिकता जो होता है ना वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, और 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा भी नहीं होगा भाई, 1 से छोटा रहेगा, 1 रहेगा या 1 से छोटा रहेगा। 0 रहेगा चाहे 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं रहेगा। अब देखिए ये बोलता है क्या प्रायिकता 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन है ना, इधर मुंह घुमा हुआ इसका समझो, तो 1 से बड़ा है, कभी प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या प्रायिकता 0 से बड़ा हो सकता है। हाँ प्रायिकता 0 से बड़ा हो सकता है। क्या प्रायिकता 1 के बराबर हो सकता है। बिल्कुल। तो ऑप्शन हमारा बी और सी, दो ऑप्शन मिल गया जी, दोनों ऑप्शन सही है। क्या प्रायिकता 1 होता है, कभी नहीं 1 के बराबर होगा। हाँ प्रायिकता 1 के बराबर हो सकता है, प्रायिकता 0 से बड़ा भी हो सकता है जी, है ना, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। तो बी और सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा। देखो कभी गुणनफल दे देगा, कभी भागफल दे देगा, कभी योगफल दे देगा। गुणनफल में गुणा करेंगे, भागफल में भाग करेंगे, योगफल में जोड़ देंगे। तो 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होता है। 2 जो है सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। 4 दूना 8, गुणा करने बोला गुणा कर देंगे। ओके चलिए आगे देखिए, बोलता है मूल निकालिए मूल। अरे भाई अब वही फॉर्मूला b² - 4ac, ये है मूल। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो ये जो फॉर्मूला होता है ना, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। तो x² जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 कहलाएगा, और अभी मैंने बता रहा था x² जिससे मल्टीप्लाई होता है वो 1 कहलाता है, और इसको b कहेंगे, इसको c कहेंगे। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, और यहाँ a से। मतलब a के जगह पे b लिखा हुआ है और b की जगह पे a लिखा हुआ है, तो हम भी लिखते हैं b की जगह पे a, तो a² हो जाएगा -4, और a की जगह पे b लिखा हुआ है और c की जगह पे c, यानी कि a² - 4bc। देख रहे हैं ना, ये सवाल है दिमाग को घुमाने वाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बोलता है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य मीन सॉरी है ना, मीन। माध्य क्या होगा। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं जी, सबको जोड़ते हैं। पहले तो सम प्राकृत संख्या लिखना पड़ेगा, पहले 2 8 सॉरी प्रथम है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना 20। तो इतना लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। अच्छा तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे और जोड़ कर 10 जो है ना 10 से डिवाइड कर देंगे, माध्य निकल जाएगा। तो सबको जोड़ने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, हम शॉर्ट में जोड़ते हैं। सम संख्या का जोड़ अगर निकालना है, सम संख्या का जोड़ निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट करेंगे n × n + 1, ठीक है ना। तो हम कर देखिए n कितना 10 पीस है, n का मतलब 10 जितना है, और n + 1 कितना हो जाएगा 11, 11 देंगे 110। जोड़ के देख लो अगर आपको शक है तो, है ना। देखिए 20 हो गया, 18 2 20, 16 4 20, 14 6 20, 12 8 20, तो कितना हो गया 20 30 40 50 सॉरी 20 40 60 और 80 और 100 और 10 110 आ गया ना। अब बटे कितना 10 कट गया, क्या बचा 11। यही तो होता है माध्य निकालने का तरीका, है ना जी। चलिए आगे बोलते हैं। ताश की पत्ती में से गड्डी निकालेंगे। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इक्का होने की क्या प्रायिकता। ताश में 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता में हर पत्ता 4 पीस होता है। इक्का भी 4 पीस, गुलाम भी 4 पीस, बेगम भी 4 पीस, बादशाह भी 4 पीस, नहला दहला जो भी है ना, दुग्गी तिग्गी जो भी है, सब 4 पीस होता है। यानी कि 4 पीस मिल करके 13 पीस होता है। इस तरह से 13 कैटेगरी होता है जी, 13 ग्रुप होता है, 13 चौक 52। अब बोलते हैं इक्का होने की क्या संभावना। तो इक्का कितना पीस है,
इक्का जो है 4 पीस है और टोटल कितना है 52, 13 चौके 52, 1/13। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। आगे क्या होता है, कौन सी घटना प्रायिकता हो नहीं सकती है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब घटना घट ही नहीं सकती है। तो भाई साहब जो घटना, सिंपल देखें कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, ये देखिए क्या है 0 से बड़ा है, ये प्रायिकता हो सकती है। ये क्या है 0 से बड़ा है अब 1 से छोटा भी है, प्रायिकता हो सकती है। 60% मतलब 60/100 मतलब पॉइंट में आ जाएगा ना 0.60, मतलब ये प्रायिकता हो सकती है। लेकिन देखो 3.5 क्या दिख रहा, 3.5 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा तो कभी प्रायिकता होता नहीं है। चलिए देखिए ये सवाल एकदम याद कर लो, ये पूरक वाला सवाल, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा आ सकता है। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यार यहाँ पे a होना चाहिए, इधर हो गया, cos 90 माइनस a बराबर sin a। मैं इसको बता देता हूँ, cos 90 a माइनस बराबर क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, और sin 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। आपकी किताब में छपा हुआ है जी इस बात को, tan 90 माइनस a या थीटा बराबर cot थीटा, cot a लिखते हैं, और cot 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, tan a। उसी तरीके से cosec 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, sec a, और sec 90 माइनस a बराबर cosec a। इस बात को याद कर लीजिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे। देखिए दो आभास संख्या है P और Q, तो उसका मासा क्या होगा, मतलब HCF क्या होगा। दो आभास संख्या अगर लेते हैं, जैसे कोई 3 है 5 है, आभास संख्या है, इसका अगर हमको HCF ज्ञात करना है भाई, तो कहाँ कॉमन तो हो ही नहीं रहा ना, 3 5 का कॉमन ही नहीं हो रहा, तो 1 तो कॉमन हो रहा ना, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा D नंबर। कोई भी संख्या लीजिए, दो लेना है, P और Q दो आभास संख्या लेना है। जैसे मैं लेता हूँ 5 और लेता हूँ 9, हो गया दोनों आभास, सॉरी 9 तो आभाज्य नहीं, 5 लेते हैं 17 लेते हैं, क्या ये दोनों में कभी होगा कॉमन, कभी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, एक 1 तो कॉमन होगा ना। आगे देखिए, दो चर में से दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ क्या है, प्रतिच्छेदी है। ये भी सवाल पूछता है, ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी रहे तो सिर्फ एक हल होगा, ग्राफ अगर समांतर रहे तो कोई हल नहीं होगा, ग्राफ अगर समपाती रहे, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, तब उसको बोलेंगे समपाती। तो प्रतिच्छेदी में कितना हल है, केवल एक हल। आगे देखिए फार्मूला ही फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है जी, 1 होता है। सवाल इतना इजी पूछा गया है। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, मैंने बोला ना टेबल का फार्मूला याद करना है, tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब बोलो tan 60 का वैल्यू कितना याद किया तुमने, √3, और स्क्वायर को जो स्क्वायर चढ़ा दो, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर बी हो गए हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं जी, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है, तो भाई साहब 0 और 50 के बीच 25 जो है विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बी वाला हो गया राइट। देखिए एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या है, त्रिज्या को r बोलते ही तो है, ऊंचाई को h भी बोलते हैं, आयतन अभी मैंने बताया 1/3 पाई r²h। तो मैंने बताया शंकु गोला बेलन जितना भी है ना, सबका जो फॉर्मूला है एकदम कंठस्थ कर लो, याद कर लो अगर याद नहीं है तो। देखिए आ गया सबसे छोटे आभास सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल, फिर से सवाल रिपीटेड, तो शायद मिस्टेक हुई मेरे से देने में, लेकिन बताओ तुम लोग क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने बताया सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, 4 दूना 8। चलिए देखिए ये सवाल, अभी ये जो सवाल आएगा ना, इसको वही सवाल बनाएंगे अभी जो बता रहे थे 90 माइनस थीटा वाला। किसी एक को बदलेंगे, चाहे साइन को बदलो चाहे कॉस को बदलो। तो हम साइन को बदलते हैं, साइन 18 है ना, 18 डिग्री है यार, उल्टा लिखा गया, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखो साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या होगा 18 आ सकता है। इसको हम कुछ भी फर्क होने नहीं देंगे, कुछ पर इस पर कुछ भी फर्क नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, नीचे रहो उसे छोड़ दिए। साइन, अब बोलो साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और नीचे भी दिया कॉस थीटा, कट कट के क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बी वाला हो गया राइट। देखिए फिर बोलता परिसर, एकदम रेंज वाला सवाल आता है, बहुत बार पूछा गया परिसर। परिसर जब भी निकाले बोलेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू उठाएंगे, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 30 है, और उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू 9 है, और दोनों को कर देंगे घटाओ, घटा दो कितना गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया 21। चलिए आगे सवाल बोलता है, देखिए मूल ज्ञात कीजिए, मूल, हाँ यही सवाल फिर से रिपीट हो गया, वही सवाल बी स्क्वायर माइनस 4, ऐसी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रिपीट हो गया है ना। तो बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस 4, और ए के जगह पे बी लिखा हुआ है, बी, और सी की जगह पे सी, हो गया ए स्क्वायर माइनस 4bc। अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बताना है, माध्य। अगर योग निकाले बोले तो आसान है ना,
देखो तो माध्य निकालने के लिए हमको तो पहले जोड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन है, प्रथम 5 विषम संख्या कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9, ये क्या है, विषम संख्या है। अब इसका निकालना माध्य, तो पहले सबको क्या करना पड़ेगा, सबको पहले जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के अब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जोड़ दिए, देखिए 9 1 10, 7 3 10, 10 5 25, 20 20 5 25, 25/5 कितना हो गया, 5 5 25 25। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया राइट आंसर। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको योग जो निकाले हैं, अगर तो 5 दिया होता ना, ये तो 5 ही पीस दिया होता तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे ढेर सारा देता तो क्या करते भाई, तब तो जोड़ना पड़ता हमको। तो हमको फॉर्मूला यूज करना है n का स्क्वायर, 5 पीस बोल रहा तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा, 25/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होता है जी। ओके, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होता है, तो घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान क्या, 1 से बड़ा तो कभी हो नहीं सकता है ना जी। प्रायिकता का वैल्यू 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। आगे सवाल आपके सामने आ जाए, फिर आगे सवाल वही वाला, ये सवाल कंफर्म है 1 से 2 सवाल आना ही आना है, एकदम बउआ वाला सवाल लग रहा ना, बहुत इजी। tan 65 cot 25, किसी एक को बदलो। चलिए अब जो है नीचे बदलते हैं, अबरी जो है नीचे बदलते हैं, ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं। अब कॉट को मैं लिख सकता हूँ cot 90 - 65। देखो 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 तो आएगा ही आएगा। हमको लिखने का तरीका खाली आजमाना है। तो tan 65 ऊपर में तो ऐसे ही रहेगा। अब बताओ फॉर्मूला, cot 90 - थीटा क्या होता है, cot 90 - थीटा होता है tan थीटा, थीटा 65 है, कट गया, क्या हो गया 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आगे सवाल क्या होता है, देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या कौन होगा, सम संख्या। अगर m पे यहाँ पे 1 2 3 4 सब वैल्यू पुट करो, क्या हमेशा एकदम सम आना चाहिए, तब वही हमारा आंसर होगा। अगर m का यहाँ पे 1 रखते हैं, शुरू में 1 ही रखते हैं और 1 + 2 जोड़ते हैं तो 3, लो भाई तो पहले ही बार में चक्का जाम हो गया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 2 × m है, 2 × m, और m के यहाँ पे क्या रखें हम, 1 रखते हैं पहले, तो क्या हो गया 2 1 2 1 3, लो भाई ये भी चक्का जाम। अगर इस पर हम देखते हैं 2m जो लिखा हुआ है, 2 गुना ओके m कितना 1 रखे हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर m के यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 2 तो 2 दूना 4 होगा। अगर m के यहाँ पे हम 3 वैल्यू रखते थे, 3 दूना 6, m के यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो सम संख्या ही आने वाला है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर कोई वृत्त है और इस पर कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ऐसे यार तो मेरे तो स्पर्श हुआ नहीं, फिर से मैं स्पर्श करता हूँ, ठीक है ना। स्पर्श करना मतलब छूना, स्पर्श करती है, कर दिया केवल एक बिंदु पे, तो इस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा, है जी। लेकिन अगर वृत्त के 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो उसको बोला जाता है छेदक रेखा। और अगर वृत्त के परिधि को खाली टच करता है, परिधि को इतने दूर तक, तो उसको बोला जाता है जीवा, हाँ है ना जी। और अगर बीचों बीच से टच करेगा तो इसको व्यास भी बोल सकते हैं और जीवा भी बोल सकते हैं, है ना इंपॉर्टेंट। चलिए एक पासे को फेंकेंगे, पासा मतलब डाइस, इसको फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ सकता है। बोलता है एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो हो सकता है 2 भी आ सकता है, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, मतलब तीनों में से कोई घटनाएं घट सकती है। टोटल कितना घटनाएं कर सकते हैं, 3 घटनाएं, और टोटल घटना कितना है 6, एक भी तो आ सकता है ना, 4 भी तो आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब इसको करेंगे क्या आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। कितना फास्ट पढ़ रहे हैं ना हम लोग। कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए कभी कभी भाज्य कभी अभाज्य, प्राइम नंबर बताना है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। 29 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं। और ये सब देखो बंदा 25 तो 5 से भी कटेगा, 16 तो 4 से भी कटेगा, 15 5 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये सब कहलाएगा भाज्य और ये सब कहलाएगा प्राइम नंबर। ओके आगे सवाल देखिए, समांतर माध्य भी आपसे सवाल पूछा जाता है। यार सारा बउआ वाला सवाल एक ही जगह जमा कर दिया हूँ। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 + 19 को जोड़ देंगे और 2 पीस है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना पीस रहेगा उतना से डिवाइड करना है। जैसे माध्य कैसे निकालते हैं वही फॉर्मूला समझ लो। तो 2 पीस है तो दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे 2 से। अगर यहाँ पे 3 संख्या होता है तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है। कितना हो गया 9 3 12, 32/2 यानी कि कितना हो गया 16। चलिए आगे सवाल बोलता क्या, देखिए x का नियामक क्या है, x का नियामक क्या है आपको पता है, 6 और -5 दिया हुआ है। शुरू वाला जो निर्देशांक वो x वाला होता है, बाद वाला y होता है, तो x कौन है,
6 क्या है x है, और -5 क्या है y है, और इसी x को भुज बोलते हैं, और यही y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अगर बोले भुज क्या है तो 6, कोटि कितना तो -5 है ना। एकदम इजी वाला सवाल मिलेगा भी आपको। देखिए 1 2 3 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को बोला क्या, किसके बराबर होगा, फार्मूला बताना है, जोड़ने बोल रहा ना, प्लस करने बोल रहा। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है n × n+1/2। देखिए क्या होता है, n × n+1/2। आगे सवाल क्या बोलता है, बहुपद कौन है। बहुपद देखिए अभी मैंने बताया, ये देखो x रूट में है, बहुपद तो होगा नहीं होगा। अच्छा जी देखिए यहाँ पे देखिए x क्या है, बटा में है, रूट में भी है, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये जो है ना x पर पावर 1/2 है, और ये सॉरी यार ये ना पूरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, पूरा यहाँ तक जाएगा, पूरा यहाँ तक है ये x। अगर x को करते हैं तो अच्छा सॉरी एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये ना ये बटा में है, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है। ये जो है ये √3 और x से बाहर है, ये बाहर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, एक्चुअली लिखने का देखो तरीका यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ये x है और ये प्लस x पर पावर 1/2 है, +1 है। आपको पता है 1/2 हम जो लिखते हैं ना, 4 का रूट लिखते हैं ना, हम इसको 4 पर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब 1/2 को रूट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी रूट में है, ये भी बहुपद नहीं होगा, तो हमारा आंसर डी होगा, ये बहुपद होगा। ये एक से बाहर निकला हुआ, ठीक है ना। ओके चलिए आखिरी सवाल को होमवर्क बनाएंगे। दो चर x y रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो कितने हल होगा, अधिकतम हल होने की संभावनाएं हैं। अधिकतम हल, एक हल नहीं बल्कि अधिकतम हल हो सकता है। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, और क्या 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। भाई साहब आपको पता है cos 60 का वैल्यू कितना होता है, देखो cos, ये वाला इंग्लिश वाला यहाँ पे स्क्वायर होगा 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, 1/2 होता है। स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर डाल देंगे तो 2 × 1/4, 2 दूना 4, 1/2 आ गया ना, 1/2 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मूल बिंदु के नियामक कौन है जी। मूल बिंदु के नियामक एकदम देगा, ऑरिजिन पॉइंट का बताना है, कौन है निर्देशांक, तो 0 0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। आगे सवाल, x बराबर -5 आलेख कैसी सरल रेखा है। देखिए हमने सवाल को दोहराने की कोशिश कम की, 1 2 सवाल दोहराया है। जैसे परिमेय संख्या, आपको पता है परिमेय संख्या, फिर बार बार हम एक ही सवाल क्यों दूं, मैं बता दिया परिमेय संख्या से एक सवाल आ सकता है, बहुआ वाला सवाल। अगर सबको उठाएंगे तो बहुत सारा सवाल हो जाएगा, फिर तो वो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हो जाएगा। ये हमारा है x का वैल्यू बोलता है -5, ये वाला x है, ये वाला y। -5 किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो -5 मानते यहाँ पे होगा -5। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा। यहाँ पे x से जाते हुए किसके समांतर हो रहा, किसके पैरेलल बनाए, ये तो y के पैरेलल बन रहा है ना जी, y अक्ष के समांतर बन रहा है। आगे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा, अब पूछा है चेंज होकर मासा पूछा है ना। तो मासा कैसे बताएंगे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, अभी बताया 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। इसका निकालना क्या, मासा HCF कितना आएगा, 2 आएगा। कॉमन कितना हो रहा है, 2 ही तो कॉमन हो रहा है ना जो दोनों में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। चलिए आगे सवाल बताए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। देखो ये है वृत्त, और सबसे बड़ी जीवा व्यास जो खींचते हैं ना, इसको सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। तो हम इसको व्यास भी बोल सकते हैं और जीवा भी बोल सकते हैं। आगे सवाल है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल, प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला n × n+1/2। अभी मैंने बताया n का वैल्यू कितना है, 1 से 100 तक, मतलब 100 पीस है, 100 गुना 100 + 1/2, मतलब 100 गुना 101/2, 50 से काट दो, 50 को गुना कर दो 101 से, तो कितना हो जाएगा, चलो 5 × 5 0 5, देखो 50 0 50 0 50 50। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। देखिए भाई अभी मैंने बोला भुज और कोटि, एकदम कंफर्म है भुज और कोटि से सवाल आएगा। ये वाला x है, ये वाला y। x को बोलते क्या, भुज बोलते हैं, और y का क्या नाम है, कोटि नाम है। तो बोलो भुज कौन हो गया 6, कोटि कौन हो गया -5। एकदम कंफर्म में सवाल आएगा। ये सब सवाल आपको नंबर बढ़ाएगा। 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है, 2 लगातार संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या 2 लगातार संख्या हम लेते हैं 5 6, मासा निकालना है h, मासा क्या होता है LCM है ना जी, सॉरी मासा है ना HCF हायर कॉमन फैक्टर है ना।
तो HCF क्या होगा लगातार से। अब देखो इधर में कॉमन हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा सर, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, 1 तो कॉमन हो रहा, ऑप्शन नंबर बी। कोई और संख्या उठा लो, कोई और संख्या उठा लो, 2 3, इसमें भी 1 कॉमन हो रहा। आप उठाते हैं बड़ा बड़ा 18 19, इसमें भी 1 कॉमन हो रहा। लगातार संख्या लेना है और उसका HCF निकालना, 1 होगा हमेशा 1 के बराबर आएगा। अब देखिए बोलता क्या, फिर बोलता लासा और मासा का अनुपात बताइए। तो 6 8 22 का निकालिए लासा, मतलब एलसीएम निकालिए। तो इसका आप एलसीएम कैसे निकालिएगा, 22 8 ऐसे निकालते हैं। चलो हम बच्चे टाइप का निकालते हैं, बबू वाला सवाल तो हम भी बहुत तक पढ़ाते हैं। 11 दूना 22, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब तो नहीं कटेगा ना, तो मेरा लासा कितना हो गया, 2 गुना 11 गुना 4 गुना 3, पूरा हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, बोलो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो 2 ही होगा, है ना, 2 ही होगा। तो देखिए मेरे पास, अच्छा ये 2 2 काट दो, है ना, 11 33 और 33 4 कितना हो, 33 चौक, ये तो 1 आ गया ना, 4 12 4 12 13 32 और इधर 132 अनुपात 1, है ना जी। तो ये सब तो काटने आना ही चाहिए। बबू वाला सवाल तो इतना हल्का रहेगा। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या करोगे, इसको फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर, इसको ऐसे करना है। चलिए 5 से काटिए, 1 0 0 1, इसको काटेंगे 11 से, 11 9 99, 11 1 11। फिर देखिए 7 से काटेंगे, 13 7 91, कितना पीस आया, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस, तो 4 हो गया क्या, गुणनखंड हो गया। चलिए किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है, पासों को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। सम संख्या कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है, तो कितनी बार सम संख्या आ सकती है, 3 बार। और टोटल संख्या कितना है, 6 है, 1/2। ये भी वही सवाल, ऑप्शन नंबर डी। और ये सारा सवाल रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन बैंक का सवाल है। 96 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। कितना हल्का सवाल भाई साहब, सर इतना हल्का सवाल कैसे दे सकता है बोर्ड, दे सकता है भाई, है ना, क्योंकि इतना ये पहला स्टेप आपका है ना। 2 चौका 2 2 24 दूना 48, फिर काटेंगे 12 दूना 24, ऐसे बनाना आता है, 6 दूना 12, फटाफट काटें, 2 3 6, तो 2 कितना बार आया, देखो 1 2 3 4 5, तो 2 पर लिखेंगे पावर 5, जितना बार आएगा उतना पावर डालेंगे। और 3 के बार है, 3 तो एक ही बार है। देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन बताओ, फॉर्मूला गोला का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब जो है गोले का आयतन होता है। और गोले का अगर वक्र पृष्ठ बोल दिया जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर, है ना जी। और ये जो 2/3 पाई आर क्यू देख रहे हैं ना, ये तो 2/3 पाई आर तो होता नहीं है, 2/3 पाई आर, हाँ 2/3 पाई आर क्यू होगा तो अर्ध गोला हो जाएगा, ये अर्ध गोला का आयतन हो जाएगा। ओके, अब देखिए आखिरी सवाल, अच्छा 100, इसके बाद एक सवाल आखिरी है, बोलता है समांतर श्रेणी में कौन है, बताइए समांतर श्रेणी में कौन, जांचिए, जांचना हमको समांतर श्रेणी में कौन है जिसका डिफरेंस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सार्वय अंतर बराबर आएगा, वही समांतर श्रेणी में होगा। इसका कभी सार्वय अंतर बराबर आएगा नहीं, क्योंकि देखो 1 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, क्या है डिफरेंस बराबर, यहाँ 25 का डिफरेंस, यहाँ देखो कितना डिफरेंस हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस हो रहा। इसका अगर करते हैं, इसका तो ये भी तो कभी नहीं आएगा। ये देखिए कितना डिफरेंस हो रहा, 10 6 16, 16 6 22, अच्छा 2 2 है, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। कैसे, देखिए √2 हो गया पहला, अच्छा √8 है तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ना, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, और √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2, इतना तो आता है आपको। अब इसको घटाइए, देखिए जिसको भी घटाइएगा आपस में तो √2 ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। और आखिरी सवाल आपके लिए एकदम बउआ वाला होमवर्क, फटाफट नीचे कमेंट करो इस होमवर्क को और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने जितना भी सवाल बनाया क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ। बउआ वाला सवाल भी देखना बहुत जरूरी था, एक वीडियो इसके लिए भी था। इसके बाद तो आपको सवाल मिलते रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन आते रहेंगे, तो बस वीडियो पे बने रहें। और चैनल को अभी तक जिन्होंने प्यार नहीं दिया तो प्यार बरसा दो, फूलों की झड़ी लगा दो यहाँ पे लाइक का बटन दबा करके, ताकि आपके लिए इसी तरीके से एकदम मस्त वाला वीडियो आपके सामने लाऊं और आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है एकदम हाई लेवल पर होनी चाहिए। ओके, तो बस देर नहीं करना है, बस थोड़ा सा कमर कसने की जरूरत है, जो भी टाइम बचा है कमर कस लो, तैयार हो जाओ फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे बटन दबाओ, दोस्तों को शेयर करो। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है तो 72 540 18 5 62, ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर ज्वाइन हो जाओ, मेरे से भी मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।